नमस्कार दोस्तों, कई किस्म की चाय आपने शायद पी होगी, कई तरह के चाय के ठीहे आपने देखे और सुने होंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में चाय का ऐसा ठीहा पहली बार देखा या चाय की ऐसी दुकान देखी जिसका नाम है घोड़ा चाय। घोड़े और चाय से क्या रिश्ता है, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो घोड़ा चाय इस दुकान का नाम क्यों है ये भी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी मैं हूं इटावा में। मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है। इटावा, आसपास के कई ज़िले, वो इलाके जिसे यादव लैंड कहा जाता है, वो इलाके जो मुलायम सिंह और उनके कुनबे का गढ़ है। इन इलाकों में 20 तारीख को चुनाव है। 2017 के चुनाव में 440 वोल्ट का करंट लगा था मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी को। इस बार इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में क्या होने वाला है ये समझने के लिए हमारे साथ स्थानीय 3-4 पत्रकार हैं, 4 पत्रकार। उनसे समझेंगे यहाँ के समीकरण, यहाँ के मुद्दे और अखिलेश यादव और अगर करहल में चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उन पर किसी तरह का खतरा भी है, ये भी। लेकिन पहले देखते हैं ये घोड़ा चाय क्या है, ये घोड़े और चाय का रिश्ता क्या है। तो जरा चाय की दुकान के अंदर आते, थोड़ा कैमरा पर्सन हमारे आइए अंदर आइए। और मैं इटावा पहली बार आया हूँ इसलिए घोड़ा चाय मैं नहीं जानता था, तो ज़रा अंदर आ गए। अब ये भाई साहब यहाँ चाय बन रही है 4-5 बर्तन में। इधर आइए, ज़रा इनका चेहरा भी दिखे, पता चला आप ही हैं घोड़ा चाय के मालिक ना? जी हाँ, अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार गुप्ता जी। तो लोकतंत्र सेनानी हूँ मैं। लोकतंत्र सेनानी हूँ मैं। लोकतंत्र सेनानी है? हाँ, 20,000 पेंशन मिलती है। अच्छा जी। वो कैसे? सन 75 में इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का पुतला जलाया था कचहरी में। अच्छा। तो 17 महीने जेल में रहा हूँ। मुलायम सिंह जी मेरे साथ रहे हैं। अच्छा, 11 इमरजेंसी के दौरान? जी, नाबालिग था मैं। नाबालिग में ही जेल चले गए? जी। अच्छा, वो जेल की कहानी भी समझेंगे आपसे, लेकिन पहले ये बताइए ये बाहर जो घोड़ा चाय क्यों है, दुकान की का नाम घोड़ा चाय क्यों है? घोड़े से चाय का क्या रिश्ता है? घोड़े से चाय का ये रिश्ता है कि जैसे एक पिताजी ने 2 लड़के भेजे चाय पीने के लिए। एक 12 का पी के आया, एक 10 का पी के आया। तो 10 वाला बोला हम होशियार हैं, मैंने 10 ही की पी है। तो पिताजी बोले तू गधा है क्योंकि तू 5 ही वापस लाया, और जो 12 वाला है वो 11 वापस लेके आया, एक ही दे के आया। तो पिताजी बोले ये गधा ये घोड़ा। जिसने 12 की पी वो हुआ घोड़ा, क्योंकि उसने 11 रुपए वापस ले लिए, और जिसने 10 की पी उसने 5 ही वापस लिए। वो 5 ही रुपए की चाय। हमारी चाय गले में तैरेगी। अच्छा। स्लिप मारेगी, ये चाय की खासियत है। ये लीजिए एक नई बात, गले में तैरेगी, स्लिप मारेगी। थोड़ा पीछे सटिए, जरा स्लिप मारने वाली चाय ऊपर से विकास जी जरा दिखाइए। पहली बार सुना कि गले में चाय तैरती है, स्लिप मारती है। हैं? ये हमें सीएमओ साहब ने बताई थी, एक दफा पीने आई थी चाय। हाँ। बोले आपकी चाय की खासियत पता है? हाँ। हमने कहा नहीं। हाँ। बोले आपकी चाय गले में स्लिप मारती है, औरों की लकीर बनाएगी, यही पहचान है घोड़ा चाय की। ये गले में स्लिप मारती है इनकी चाय, बाकी की चाय लकीर बनाती है। लेकिन फिर भी जो आपने घोड़ा चाय नाम रखने की कहानी समझा नहीं, थोड़ा और खुलासा करिए। अरे इसकी लागत 11 रुपए है। हाँ। तो आप हमको 1 ही रुपया तो दे रहे हैं। जीएसटी, नौकर चाकर, लाइसेंस, कुर्सी में सब में 1 ही तो बचा ना। आप 12 रुपए में बेचते हो? जी। तो 11 आपको रिटर्न हो गए, वापस हो गए। हाँ। और औरों की चाय 10 रुपए में आपने पी। हाँ। तो आप उसमें 5 ही रुपए तो कप चाय भी निकालो, चाय निकालो। 5 ही रुपए तो मिले आपको। हाँ। ये है, दिखा देते। नहीं ये तो ठीक है, ये आपने लागत बता दिया और आपने अपना बताया कि आपको 1 ही रुपए बचते हैं 1 कप में। हाँ। लेकिन फिर भी घोड़े का रिश्ता नहीं बता पा रहे गुप्ता जी आप। घोड़ा नाम क्यों रखा है इसका? अरे घोड़ा हमने, देखिए कोई लोग पीने आए यहाँ। हाँ। वो VIP हैं। हाँ। वो ये बोले कि आप हमसे 12 क्यों ले रहे हो, वहाँ तो 10 लगते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको चाय का फ़र्क नहीं मालूम? बोले चाय एक सी होती है। तो हमने कहा आप इतने बड़े हो गए, गधे घोड़े का फ़र्क नहीं पता है? ये चाय स्लिप मारेगी, वो लकीर बनाएगी, ऐसे घोड़ा चाय नाम बढ़ा। तो ये घोड़ा चाय नाम इस ठीहे का दुकान का कब से है? ये चाय सन 94 से है। उससे पहले नहीं था। उससे पहले हम चाय बेचते थे। सन 65 से चाय बेची है। 58 मेरी पैदाइश है। 58 पैदाइश है। 8 साल की उम्र से चाय बेची, कच्चा 3 से। तो ये तो मोदी जी हो गए। अब बड़नगर में वो भी बड़ी कम उम्र में चाय बेचते थे। अब ये तो हमें नहीं पता, हमें अपना पता है। कच्चा 3 राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, रामगंज चौराहे पे स्कूल है। अच्छा। वहाँ कक्षा 2 के बाद स्कूल नहीं गया, वहाँ से हटा दिए गए। यहाँ होटल में लगा दिया था पिताजी ने। अच्छा। महाराणा प्रताप मॉन्टेसरी स्कूल रामगंज चौराहे पे है। उसमें कक्षा 2 टॉप किया था हमने।
अब ये बताओ, ये चाय दिन भर में कितने कप, ऐसे कप में कितनी चाय बेचते? 400-500 बिक जाती है। 400-500 बस? अच्छा, चलिए अब जरा बाहर चलेंगे, माफ़ी चाहूँगा, मैं कुछ पत्रकारों से बात करूँगा समझने के लिए। हाँ बोलिए। 1 मिनट, हम आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाह रहे हैं। हाँ। एक तो 112 नंबर जो है उसको 4G करके वीडियो कॉल रिकॉर्ड करें, आधा जुर्म खत्म हो जाएगा, आधा। और जीतने वाले के लिए चुनाव 51% वोट अनिवार्य किया जाए, तो गुंडा माफिया कोई जीतेगा नहीं। और तीसरी बात, मुकदमे ख़त्म करने हैं तो सारी ज़मीनें जंजीरों की जगह इंची टेप से नपवा दी जाएँ। अच्छा, चलिए एक इनका फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे हटिएगा, मुझे उधर जाना है। एक चीज़ ये बता दो पहले गुप्ता जी, ये तो ठीक है, अब आपको पता है 16 तारीख है, 20 को चुनाव है, तो चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो राष्ट्रवादी हैं। आरएसएस ने मेरा ब्रेन वॉश कर रखा है। देश प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, 250 रुपये पेट्रोल हो जाए चाहे 200 रुपये गेहूँ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए। और ये जयचंद की धरती है, ये इटावा जयचंद की। एक जयचंद से 900 साल भारत गुलाम रहा था, एक जयचंद से। ये धरती जो है इटावा कन्नौज रियासत की है। बिल्कुल, कन्नौज में जयचंद की बेटी से पृथ्वीराज चौहान की मोहब्बत की कहानी है। तो जयचंद ने संयोगिता नाम था ना? जी संयुक्ता नाम था। तो भगा ले गए थे वो। जी जयचंद ने जो गद्दारी की थी उससे 900 साल भारत गुलाम रहा था। अब आज भारतीय खुद ही समझे कि हम क्या। लेकिन ये बताओ, फिर आप तो वही बात कर रहे हो कि मतलब जो बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है, वो देश प्रेमी हो गया, और बाकी जो बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं है वो जयचंद हो गया। और ये तो आप लिखत पढ़त में समझ लो ना, एक तरफ उनके आंकड़े रख दो, एक तरफ उनके आंकड़े रख दो, किसी के भी आंकड़े रख दो, किसी के भी। अरे भाई साहब, 4 दिन का राशन था पाकिस्तान से लड़ने के लिए, आज कितने दिन का है? और 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए, मोदी जी ने या अमित शाह ने? वो तो ऑटोमेटिक हो गए थे। ऑटोमेटिक हो गए थे गलतियों से। अच्छा, पाकिस्तान की गलतियों से। अरे भाई साहब, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश में सरेंडर किए, 2 टुकड़े किसने किए? मोदी, अमित शाह, योगी ने, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। वो थे ही नहीं उस समय, तो वो ऑटोमेटिक हुए थे। उनकी गलतियों, अत्याचार से हुए, जुल्म से हुए, जो उन्होंने वहाँ जुल्म किए। दूसरी बात, बांग्लादेश कटा हुआ था। तो ये कहा कि आप भारतीय सेना का अपमान भी कर रहे हो, जिस सेना ने जाकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया, पाकिस्तान को घुटने के बल पर लाकर उसमें सैनिकों की शहादतें भी हुई 71 में। तो इंदिरा जी की बात कर रहे थे, सेना पे कहाँ से आ गई? नहीं, आप कह रहे हो कि आप ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक तो सेना ने शहादत दी तब तो हुआ। सेना लड़ी। हाँ, सेना तो लड़ती है, सेना तो लड़ेगी, सेना तो है ही लड़ने के लिए। तो मतलब आप भी उसी तरह से, हालांकि आपने खुद कह दिया इनका ब्रेन वॉश हो गया है, तो ब्रेन वॉश हो गया, खुद ही कह दिया। हालांकि चाय बड़ी अच्छी थी, मैं राजनीतिक बात इस तरह से आपसे करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कर दिया, आपको आनंद भी आता होगा राष्ट्रवादी लोगों को। मतलब आप मानते हैं कि जो मोदी जी के साथ हैं, आरएसएस के साथ है, वो राष्ट्रवादी हैं, अब बाकी उनको देश प्रेम नहीं है जो दूसरी तरफ है? या सोनिया जी ने जो भारतीय गेहूं रखेंगे गोदाम में, उनका किराया 4.5 रुपये था, और जो विदेशी गेहूं रखेंगे उनका किराया 4 रुपये था। ये सोनिया जी ने तो किया था। विदेशियों को कम टैक्स सुविधाएं और भारतीयों पे ज़्यादा टैक्स। अच्छा, ये बताओ एक सवाल, उसके बाद पत्रकारों की तरफ जाऊंगा। 2017 में बीजेपी को 40% वोट मिला, 2019 में बीजेपी को 50 से 1% कम 49% वोट मिला। तो 60% लोगों ने 2017 में बीजेपी को वोट नहीं दिया, 50% लोगों ने 2019 में बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो ये 60% लोग क्या देशद्रोही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जानकारी नहीं है, वोट उनका अनजान में जा रहा है। जिस समय सब लोग जान जाएंगे उस समय 90% इधर हो जाएगा। चलिए, अब आपका कोई कसूर नहीं है गुप्ता जी, चाय आप अच्छी बनाते हैं, लेकिन आपने अपनी पोल खुद खोल दी कि आप ब्रेन वॉश आपका है। तो ब्रेन वॉश जब हो चुका तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी और प्रचार होने दीजिए, 90% पे आ जाएगी बीजेपी। अच्छा जी, अब आप कह दो बीजेपी को 403 में 3-4 बक्सर की तरफ से आ जाएगा तो 406-7 भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उधर तो 300 से ऊपर भी जा सकते हैं भाई। बनारस से आरा बक्सर सब नजदीक है, 10-15 उधर से भी समेट सकते हैं। नहीं, वो तो बिहार में है शायद। अब बिहार में तो क्या दिक्कत है? तो हमें इतनी जानकारी नहीं है। चलिए, भारत जितने लोग जानते जाएंगे। अच्छा, आप जिस तरह की देश प्रेम की भावना बढ़ रही है। अच्छा, आप जानते हो जिस तरह की बात करते हो, इस तरह की बात में लोग ऐसे ही कहा जाता है भक्त लोग हैं। भक्त लोग, हम तो भक्त हैं ही। आप भक्त हैं? हाँ, लेकिन हम पार्टी में नहीं जाते हैं। अच्छा, हमें जनता सेवा का दूसरी तरह से शौक है। तो किसके राष्ट्रवादी हूँ बस। किसके भक्त हो? हम किसी के भक्त नहीं, हम जनता के भक्त हैं। और किसके भक्त हैं? पार्टी में जाते नहीं, पार्टी में है नहीं। हाँ, चलिए, बहरहाल तो चाय अच्छी बनाते हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। सेवा यही कर रहे ना, जनता सेवा यही कर रहे ना, और कोई पद तो है नहीं जो जनता सेवा करेंगे।
हाँ, कोई बात तो है नहीं, लेकिन ठीक है। आपको हमने बता दिया 112 नंबर आप 4G करके रिकॉर्ड करें, आधा जुर्म खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये इनका नया फॉर्मूला है, लेकिन इनके हिसाब से जो लोग बीजेपी के साथ नहीं हैं वो देशद्रोही। अब इधर आते हैं, 3-4 पत्रकार हैं, ज़रा जगह दीजिए मुझे। 3-4 जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैं 1 मिनट, हाँ, बाकी लोग थोड़ा, अगर आप मदद, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा जगह बन जाए। अब थोड़ा नेताजी थोड़ा दूर रहिए, मैं पत्रकारों से बात कर रहा हूँ। हाँ, अब बात, और बीच में आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए मुझे लगता है ऐसी जगह बनाइए कि चाय की दुकान पर लोग जा सकें। थोड़ी उधर जगह दीजिए। अब जहाँ हम हैं, जैसा मैंने पहले कहा, घोड़ा चाय, हालांकि जैसा होता है, कोई चीज़ प्रसिद्ध होता है तो उसका डुप्लीकेट भी बहुत होता है, कई बार पता नहीं चलता है असली कौन डुप्लीकेट कौन। तो सामने भी एक घोड़ा चाय है और न्यू घोड़ा चाय लिखा है। जैसे चोटी वाला ढाबा है तो 10 चोटी वाला है, शिवा ढाबा है तो 50 शिवा ढाबा है। वैसे आगरा का पेठा है तो आगरा में जाकर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, पंछी पेठा 300 मिलेगा या 400 मिलेगा, सब में न्यू से भी न्यू, डबल न्यू, ट्रिपल न्यू सब मिलेगा। बहरहाल चाय से अब आते हैं चर्चा पर, तो परिचय करा दें। आपका शुभ नाम? सुभाष त्रिपाठी, नवभारत टाइम्स। आपका और पत्रकार हुए 3-4 लोग, जहाँ पीछे हटिए, पत्रकारों से बात कर रहा हूँ। अकुल वीएन चतुर्वेदी, डीडी न्यूज़ और इटावा टाइम्स का एडिटर। आपका शुभ नाम? डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, नेशन इंडिया न्यूज़ संपादक हूँ, उत्तर प्रदेश न्यूज़ ब्यूरो इटावा से। आपका शुभ नाम? हरिओम त्रिवेदी से। हरिओम त्रिवेदी जी। अब जैसे 4 पत्रकार हमारे साथ हैं और थोड़ा जगह उधर खाली रहे ताकि ट्रैफिक बंद ना हो, तो आप ही से शुरू करते हैं। अगर हम देखेंगे, चूँकि मैं ओवरऑल बात करना चाहता हूँ उस पूरे इलाके का, जिसे यादव बेल्ट, यादव लैंड, मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है, जिसमें कासगंज है, मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, एटा, कन्नौज, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद सब है। अगर 2017 की बात करेंगे, क्योंकि बेंचमार्क 2017 है, 2017 की बात करेंगे तो ये जो यादव बेल्ट के ज़िले हैं, इसकी 58 सीटों में से 26 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 6 पर सिमट गई। मतलब हर जिले में 2-3 सीटें हारी और कुछ जिले में तो समाजवादी पार्टी 0 हो गई, जिसमें औरैया भी है, जिसमें कासगंज भी है, जिसमें एटा भी है, जिसमें फर्रुखाबाद भी है। तो शुरू करते हैं इटावा से, इस बार क्या लग रहा है? अंजुम जी, आपने 2017 की बात की और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो डिफरेंस हुआ उसकी बात की। एक बात साफ रखिए कि 2017 में समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी। लखनऊ में सत्ता के पहले जो संघर्ष शुरू हुआ था चाचा भतीजे का, उसने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर तुषारापात किया था। मुझे थोड़ा इधर आने दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज गया था कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आज दोनों लोग एक साथ हैं, दोनों लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी सारे के सारे लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2017 में जो सत्ता का संघर्ष वो पंचम तल से शुरू हुआ। सर, आप कार्यकर्ता हो, थोड़ा हट जाओ, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, ऐसे झंडा लगा के पीछे मत खड़े हो। हाँ। और फिर जनेश्वर मिल्क पास का जो लाइव चला, और उसके अलावा मुलायम सिंह यादव जी ने जो बैठक शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव की कराई, उससे उत्तर प्रदेश का सीनियर एकदम बदल गया था। और जो प्रबंधन था अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उससे उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने को एक अभूतपूर्व विजय दिलाई। लेकिन अब पूरी तरह बदला हुआ है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक होकर चुनाव लड़ रही है। और इसके बाद आप इधर आ जाइए, यहाँ ये हरिओम, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। यहाँ मेरे बगल में रहिए। हाँ। 3-4 हजार जो वोट का डिफरेंस होता है। शिवपाल सिंह यादव का भी अपने उत्तर प्रदेश में प्रभाव रहा। मुलायम सिंह यादव के संग लंबे समय तक उन्होंने पॉलिटिक्स की, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके अंग्रेज लोग थे। तो 2017 में उसका दुष्प्रभाव पड़ना ही था, सारा देश जान रहा था इस चीज को। हटो भाई, फिर सेल्फी बाद में लेना, शूटिंग हर जगह ये बात चल रही थी कि उनको ये भुगतना ही पड़ेगा, एक नहीं हो रहे हैं। नहीं तो लग क्या रहा है आपको? जैसे मैंने बताया कि 26 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी स्वीप कर रही है, सामान्य तौर से, स्वाभाविक तौर से। दोनों के मिलने के बाद इटावा में भी आएगी। इटावा में भी तो दो बीजेपी है। हाँ, उसमें अंतर होगा। शिवपाल सिंह यादव जीती रहे हैं और इन सीटों में भी कहाँ कौन जीत जाए वो बात नहीं है जो 17 में थी कि ये ही जीतेंगे। इसमें कोई परिवर्तन कहीं पर हो सकता है। पूरी समाजवादी बेल्ट में, पूरे यादव लैंड में कहीं पे भी कोई परिवर्तन हो सकता है। बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है और दुर्भाग्य ये है कि सभी दल मुद्दों की बात करते हैं। घोषणा पत्र जारी किया,
लेकिन कोई भी राजनीतिक दल किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहा। जब शाम को उनके ऑफिस में गुणा भाग किया जाता है तो सारी की सारी बातें जात और बिरादरी पर आकर टिक जाती है। जात बिरादरी हिंदू मुसलमान पर भी कांवड़ और उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं मैं कब्रिस्तानों के लिए करूंगा। मैं कब्रिस्तान के लिए करूंगा कोई नहीं कह रहा है, वो तो योगी जी उनके तरफ से कह दे रहे हैं कब्रिस्तान का जिक्र इस चुनाव में कहीं दुर्भाग्यपूर्ण कहीं पर भी मुद्दे नहीं है कि जनता की गरीबी है, विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के बाद अंदर फिर जात की ही बात होती, संप्रदाय की ही बात होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन 17 का जो वो था 17 का और आज 2022 का एकदम पूरी तरह बदला हुआ है। और न केवल समाजवादी बेल्ट, यादव बेल्ट, पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग ढंग का। अब जरा एक एक करके सबसे बात, आप हरिओम जी हुए, आप थोड़ा सा नेताजी थोड़ा पीछे हटिए ना, पत्रकारों से बात पत्रकारों को रहने दीजिए। तो हरिओम जी जरा अपना परिचय बताइए दर्शकों। मैं हरिओम त्रिवेदी हूँ, हाँ। 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ इटावा में, आज आपके साथ हूँ। तो हरिओम जी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसी इलाके में अगर हम पिछले चुनाव की बात करेंगे तो बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली यादव बेल्ट में। 28 सीटों में 26 पर जीतती थी, 2012 में जो 6% थी। और ये भी बता दें कि 2022 का चुनाव जो 4 दिन बाद होने वाला है, 20 तारीख को इस इलाके में चुनाव होना है। मतलब मतदान में 4 दिन बाकी हैं, 59 सीटों पर चुनाव होंगे। लेकिन अगर उसमें 17 की स्थिति देखें तो 59 में से 49 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, बाकी बची 10 में 8 सपा, 1 कांग्रेस थी जो दोनों का गठबंधन था, 1 सीट बीएसपी जीती थी। उस समय सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। मतलब सपा अपने गढ़ में यादव लैंड में सिमट गई, जहां मुलायम सिंह का असर 70 के शुरुआती दशक से रहा। मुलायम सिंह का पूरा परिवार, पूरा कुनबा सांसद बना, 2-2 सीट लड़े, 2-2 सीट जीते, 1 से इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ उसमें भी जीते। और एक समय तो ऐसा भी था कि मुलायम सिंह 3 जगह से लड़े थे, तीनों जगह से जीते थे। अब इस बार चूंकि 17 के पैमाने पर हम देखें तो क्या लगता है, कुछ बदल रहा है या बीजेपी वैसे ही रिपीट करेगी जैसे 2017 में किया? बहुत कुछ बदल रहा है। 2017 में जो कहानी थी वो मोदी लहर की कहानी थी। उस लहर में ऐसे ऐसे प्रत्याशी जीत गए जिनकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। इटावा में 3 सीटें हैं, 3 में सिर्फ शिवपाल सिंह यादव जीते थे, बाकी 2 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन इस बार की अगर अभी की बात करें, इस वक्त इटावा सदर सीट पर त्रिकोणीय दिख रहा है। लेकिन अंतोगत्वा जिस वक्त वोटिंग का समय आएगा 24 घंटे पहले तक ये आमने सामने 1 to 1 सपा और बीजेपी रह जाएगा। वो तीसरा प्रत्याशी कहीं और चला जाएगा, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो आप ये मान के चलिए 2 के बीच लड़ाई है इटावा सदर पे। और भरतना में पिछली बार 1500 वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीता था। 1500 वोट कोई माने नहीं रखते किसी लहर में जीतने के लिए। तो इस बार निश्चित है कि वहाँ भी समाजवादी पार्टी अपना झंडा बिल्कुल ऊंचा करके रख रही है। तो आप ये बता सकते हो, जैसे इटावा की 3 सीटें जिसमें 2 सीट बीजेपी जीती, 1 सीट सपा जीती है? उसके बाद आप मैनपुरी जाओगे, वहाँ भी शायद 3 सीट बीजेपी जीती थी। वहाँ 3 सीट जीती थी और 4 सीटें हैं कुल। 4 सीटें जिसमें 1 शिवपाल जीते। 1 शिवपाल। तो इस बार अब 4-3-7 सीटों का बता सकते हो क्या, कौन भारी है? बिल्कुल 3 सीटों में इटावा में मुश्किल से अगर सदर पर टक्कर होती है तो यहाँ बीजेपी भले जीत जाए, बाकी यहाँ की बाकी सीटें सब समाजवादी पार्टी को ही जा रही हैं, ऐसा आंकलन लग रहा है इस वक्त देखने पे। और मैनपुरी में जो 4 सीटें हैं और 4 सीट में इस वक्त अगर वहाँ कहीं मुकाबला है तो सिर्फ सदर सीट पर है अभी। वो थोड़ा भ्रम जरूर डाल रही है कि समाजवादी पार्टी में जाएगी कि बीजेपी में जाएगी। बाकी आप ये मान लीजिएगा वो सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी में जा रही हैं। यादव बेल्ट इसलिए कहा जाता है कि ये जो 4-5 जिले हैं इनकी कई सीटें ऐसी हैं जहां यादवों की आबादी 38 से 42% तक है। कहीं कहीं 3.5 लाख वोटर हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा यादव हैं, चाहे जसवंत नगर हो चाहे करहल हो, और बहुत सारी सीटें। और यादवों की आबादी अगर जहां 40% है वहां आप समझ लें हर दूसरा या तीसरा आदमी यादव है। उसके बाद मुस्लिम, ये कॉम्बिनेशन MY कॉम्बिनेशन, माफ़ करें, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की जीत हमेशा सुनिश्चित करता रहा। लेकिन बीजेपी ने 2019 में इस कॉम्बिनेशन को तोड़ा। दूसरी तमाम जातियां जिसमें दलित भी शामिल हैं, ओबीसी का बाकी तबका, गैर यादव ओबीसी, वो बीजेपी के साथ आए। और उसके बाद ये दुर्ग और ये गढ़ ढहा, ऐसा ढहा कि बदायूं से धर्मेंद्र यादव भी हार गए, डिम्पल यादव भी हार गई थी। तो ये गढ़ ढहा। लेकिन क्या ये गढ़, ये किला एक बार फिर खड़ा हो सकता है? समझने के लिए आप भी अपना परिचय एक बार फिर दर्शक से कराइए। मेरा नाम अतुल VN चतुर्वेदी है, मैं DD न्यूज़ और इटावा टाइम्स का एडिटर हूँ। तो आपके हिसाब से बताओ,
इटावा, मैनपुरी, ये जो गढ़ है इसका जिसका जिक्र मैंने कई बार किया, यहाँ कुछ बदल रहा है या 2017 की तरह है? ठीक है, अखिलेश यादव और ये सब प्रचार जितना भी कर लें, 2017 जैसा तो नहीं है, लेकिन अभी भी स्थिति संघर्ष की है। और यदि नई परिवर्तन ऐसा नहीं होता तो ये गठबंधन क्यों करते? जयंत चौधरी से किया, छोटी छोटे दलों से किया। यदि उससे भाजपा का विपरीत होता तो ये गठबंधन की जरूरत न पड़ती अखिलेश यादव को। दूसरा, जो उन्होंने चाचा शिवपाल सिंह, जो अपने ही क्षेत्र में, जैसे हम वो 5 बार जीत चुके हैं और 6वीं बार फिर खड़े हुए साइकिल के सिंबल पे, फिर भी कहते कि अपना दर्द बयान करते कि मैंने 100 सीटें मांगी थी, 40 मिल रही हैं और मैं दी गई एक। तो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी गेन करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके पीछे जनता समझती है क्या क्या वेदना है। लेकिन हाँ, जिस ढंग से वो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और बसपा का, तो उससे रिजल्ट कुछ अच्छे आएंगे। कुछ अच्छे आएंगे मतलब कुछ अंदाजा लगाओ। कासगंज, इटावा, मैनपुरी, क्या इटावा में जसवंत नगर सीट निकल जाएगी। लेकिन भड़तना में जो भाजपा का प्रत्याशी है, उनके पिताजी कई बार मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे, तो उन्होंने काम किया है, तो उसकी वो खेती को काट रहे हैं। और जैसे करहल है, करहल में एसपी सिंह बघेल आ गए, सांसद आगरा के, मंत्री मोदी सरकार में, और वो आ गए ताल ठोकने अखिलेश यादव को। तो वहाँ क्या अखिलेश यादव फंस सकते हैं? नहीं, फंसेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे कल घटना घटी, उनके एसपीएस बघेल के ऊपर हमला हुआ उनके काफिले पे, और अभी आपने खुद कहा कि मतलब वहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा तो यादव भी हैं। करहल में 1,44,000 से ज़्यादा। हाँ, एक वो 1.5 लाख ही हो गया लगभग। 1.5 लाख जसवंत नगर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ जीत तो अखिलेश की होगी, लेकिन मार्जिन ऑफ विक्ट्री वो कम होगी। मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम होगी। और ये भी रहा कि मैनपुरी ज़िले की, मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो मुलायम सिंह लड़े हों, चाहे तेज प्रताप लड़े हों, चाहे धर्मेंद्र यादव लड़े हों, जो लोकसभा चुनाव, तो 3 से 3.5 लाख का फासला रहा है हमेशा हर चुनाव में। लेकिन इस बार क्या होगा वही समझने की कोशिश। कम रहा अंजुम जी, मुलायम सिंह जी का फासला बहुत नीचे आ गया था, शायद 2 लाख के आसपास या कुछ हुआ था। बहुत कम हो गया था। सही बात है। हाँ, अब आप अपना परिचय एक बार फिर, थोड़ा जगह दो तो बात करना आसान होगा। आप अपना परिचय फिर से बताएं। आप यही रहिए त्रिपाठी जी, कहाँ जा रहे हैं अभी? हाँ। मैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी हूँ, नेशन इंडिया न्यूज़ एडिटर हूँ और उत्तर प्रदेश न्यूरो का ब्यूरो चीफ इटावा से। जी, असल में अंजुम जी, राजनीतिक समीकरण जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, और अब जो दल बदल की राजनीति आई है उसने चुनावी समीकरण को पलट दिया है। ये जो चुनाव है उसमें ये माना जा रहा है कि ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा गया। इटावा में जो जितने भी अपने संगठन थे, जो पार्टियां थीं, उन्होंने अपने अपने जो नेता उतारे थे, उन्होंने सब समीकरण चौपट कर दिए। पब्लिक भ्रमित हो गई, वोटर भ्रमित हो गया कि किसको वोट देना है, किसको नेता मानना है, क्योंकि जिसको नेता माना था वो पता नहीं कहाँ के कहाँ चला गया। तो ये जो समीकरण बने हैं उन्होंने चुनावी गणित बिगाड़ दिया है, और अभी भी जनता अपना जो वोट बैंक है वो बिल्कुल परफेक्ट करके रखी है। मन में उन्होंने विधायक चुन लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन वो लगता क्या है आपको बताइए? 2017 की स्थिति बदलेगी या वैसे ही 2017 की तरह होगी? स्थिति बदलेगी निश्चित, क्योंकि ये चुनाव मुद्दों के चुनाव हैं। पहले जातियों पर चुनाव लड़े जाते थे, अब पब्लिक पढ़ी लिखी हो चुकी है, वोटर पढ़ा लिखा है, तो मुझे लगता है कि मुद्दों पर आधारित चुनाव होंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति गई सर, मंदिर मस्जिद की राजनीति गई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जो सरकार पब्लिक को ये सारी सुविधाएं देगी, जो कानून व्यवस्था संभालेगी, बेरोजगारी को खत्म करेगी, भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, वही जीतेगी। तो बेरोजगारी खत्म हो गई है सर? अभी तो नहीं हुई, लेकिन दावे सभी सरकारें कर रही हैं। तो अपने लग क्या रहा है ये बताओ ना, आप पत्रकार की तरह थोड़ा आकलन तो बताओ। मैनिफेस्टो सबने जारी किया है कि हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम लैपटॉप देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन वोटर को अभी भरोसा नहीं है। वोटर अभी भी बैठा हुआ है और मूव। तो अमित शाह कल बोल गए कि दिवाली और होली में गैस सिलेंडर देंगे, वो ऐसे बोल रहे थे जैसे अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ के देंगे, वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद। गृह मंत्री सिलेंडर बांट रहा है रैली में, तो बीजेपी भी कर रही है, वो सब कर रहे हैं। सर यूँ तो किसानों की आय दोगुनी होनी थी, लेकिन किसान रो रहा है। किसान अभी भी रो रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता। क्या लग रहा है होगा क्या?
इटावा, मैनपुरी, ये सर सब? बदलाव होगा, हर जगह होगा, लेकिन जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों के दिग्गज खड़े हैं वो जीतेंगे नो डाउट, वहाँ उनकी सीट पे कोई संशय नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ गणित बदला है, जहाँ प्रत्याशियों ने दल बदले हैं, वहाँ पे समीकरण बिगड़ जाएंगे अब सर। जैसे दिग्गज आपने कहा जीतेंगे, तो करहल में तो दोनों दिग्गज हो सकते हैं। एक बघेल भी हैं जो कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री हैं, और एक अखिलेश यादव भी हैं, तो दो दिग्गज हैं वहाँ। ऐसे कुछ सर जिसका गृह जनपद है, जिसका प्रॉपर वोट है, वो तो जीतना तय है सर, हाँ। कोई भी खड़ा हो जाए। अब इधर त्रिपाठी जी, अब बीच में भागने के चक्कर में थे, नज़र मेरी आप ही पे थी। तो त्रिपाठी जी ये बताइए, कुछ बात गोलमोल भी है, थोड़ा आगे रहिए, आप पीछे क्यों रहते, यहाँ रहो। हाँ, तो बाकी आप कासगंज और ये सब का कुछ अंदाजा लगा सकते हो? कासगंज में क्या होगा? वो बहुत संघर्ष है। कन्नौज में ऐसा नहीं है कि 2017 की तरह जो वो था वो सब होगा, वो बढ़ाएंगे, स्वीप करेंगे। जैसे कन्नौज की के इत्र का बहुत जिक्र हुआ, कन्नौज के जैन इत्र वालों का बहुत जिक्र हुआ, रेड हुई, इनकम टैक्स, तमाम तरह की बातें सरकार की तरफ से। कन्नौज में रैलियां भी हुई, शायद योगी या मेरे ख्याल से मोदी, मतलब प्रधानमंत्री की रैली भी हुई। तो कन्नौज है, कासगंज है, एटा है, यहाँ स्थितियाँ क्या बदलती हुई दिखती है? स्थितियां बहुत कांटे की हैं, और कन्नौज को बदलने के लिए बीजेपी ने नौकरशाही का प्रयोग किया, और जो असीम अरोड़ हमारे यहाँ एडीजी थे उनको लेके गए, वो उनका कन्नौज के रहने वाले हैं। और अनिल दोहरे वहाँ पुराने नेता, समाजवादी पार्टी को उनको जानता हूँ, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कन्नौज में ये हो सकता है, अंजुम जी की असीम अरुण गए हैं, तो असीम अरुण नए ढंग से गए हैं, और उनके फादर भी डीजीपी रहे, श्री राम अरुण जी, बहुत अच्छा उनका है। तो हो सकता है कि कन्नौज लॉस कर जाए समाजवादी पार्टी। लेकिन बाकी कन्नौज में ये कि कोई सफाया होने वाला हो, ऐसा अब कहीं नहीं है। कन्नौज में जैसे 3 सीट है, 2017 में देखें तो 3 में 2 बीजेपी जीत गई, 12 जाएंगे तो 3 सीट सपा की थी। है? तो अब आप असीम अरुण मान लीजिए, हालांकि असीम अरुण दलित बिरादरी के हैं, दलित हैं, दोहरे भी दलित है, बिल्कुल, सीटी दलित है, सीटी दलित है। लेकिन देखिए अंजुम जी, अभी 3 दिन है, और ये जो आलू बेल्ट है और यादव बेल्ट है, जिसको समाजवादी बेल्ट कहते हैं, अलग अलग रूप, कभी आप कुछ लिखते कभी कुछ। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ 24 घंटे में चुनाव बदलते हैं, एक रात को चुनाव बदल जाते हैं, ये खड़े हैं, और ये अच्छी मजबूत स्थिति है, और पार्टियां चुनाव बदल देती हैं अंजुम जी। आज ये स्थिति नहीं है कि ये कह सके कि ये सारे लोग जीत रहे, ये सारे लोग जीतेंगे। लेकिन 2017 से बहुत डिफरेंट जा रहा है चुनाव। 2017 के बाद जिसकी सत्ता होती है उसको एंटी इनकम्बेंसी भी झेलनी पड़ती है। ये जरूरी नहीं मैं एमएलए हूँ हर किसी को संतुष्ट कर दूँ, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये बताओ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है, इन्होंने भी जिक्र किया, जनता भी बहुत कहती है, योगी मोदी शाह तो हर रैली में ही कहते हैं, यही डराते हैं कि ये लोग आ जाएंगे तो तमंचावादी आ जाएंगे, दंगाई आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे, और हमारी सरकार बुलडोजर वाली सरकार है, बेटियां रात को निकल सकती है। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है क्या? किसी के लिए नफ़ा, किसी के लिए नुकसान? रियली बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर से समाजवादी पार्टी ने अपनी को बहुत लूज किया, और अखिलेश यादव ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि अब की उन्होंने जगह जगह ये भाषण में भी कहा कि समाजवादी पार्टी एक नए स्वरूप में आ रही, और प्रधानमंत्री हों या अमित शाह हों और योगी आदित्यनाथ हों, जो पॉइंट वो पकड़े हुए हैं बहुत हिट पॉइंट है, और अगर जनता के बीच से इसको साफ नहीं किया गया तो स्थितियां वैसी भी रह सकती हैं, संकटकारी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये जनता को आश्वासन दिया, जैसे 12 में अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी एक नए ढंग से आई थी। आपको याद होगा डीपी यादव को धक्का देके टिकट नहीं दिया था, वहाँ पर अतीक अहमद को इलाहाबाद की जनसभा में नीचे उतार दिया था। तो अखिलेश यादव अपनी छवि को साफ करने को, पर्सनल उनका है भी साफ, लेकिन जो कार्यकर्ताओं से वो हो जाता है उससे ये उनका डिमेरिट है, और वो उसको धोने के लिए लगे हुए हैं। और अगर जनता के मन में ये आ गया कि इनकी बात हमारी समझ में आ रही है, ठीक है, तो उसका उनको लाभ मिलेगा। नहीं, ये डिमेरिट तो है, इसको कोई नहीं वो कर सकता कि डिमेरिट नहीं है। डिमेरिट जैसे फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद में 4 सीटें हैं, 2012 में 4 की 4 सीटें सपा की थी, 2017 में 4 की 4 सीटें, ना तो 17 का रहेगा ना 2012 का रहेगा, बीच का रास्ता जाएगा, 2-2 हो सकता है, 3-1 हो सकता है। फर्रुखाबाद भारी कौन रह भाई सकता है? नरेंद्र सिंह इनके समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता थे, मुलायम सिंह यादव के समझी थे। मैं फर्रुखाबाद जिले की बात कर रहा, मोहम्मदाबाद में, और वो एमएलए थे, वो अलग ढंग से लड़ रहे हैं। उनकी जो बेटी थी वो वहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष हुई है। तो जो रिवोल्ट हुआ, जैसे आपके सिरसागंज में हरिओम यादव समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो
परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से उनके साथ, जो लोग एमएलए ही होना चाहते हैं, जो मंत्री ही होना चाहते हैं, वो गजब का जोड़ तोड़ सह और मात की चाल चल के हर हाल में जिसको टिकट नहीं मिला वो विधानसभा में जाना चाहता, चाहे वो हरिओम यादव हो या नरेंद्र सिंह यादव हो। और इस तरीके का दूसरे दलों में भी है, उसका प्रभाव पूरी पार्टियों में पड़ा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ये लोग कह रहे हैं कि मायावती जी यूपी में नहीं दिख रही। ये जब चुनाव परिणाम निकलेंगी तो मायावती दिखेंगी। उन्होंने बहुत जबरदस्त होमवर्क किया। और इधर आप जो 10 दिन के उनके चुनावों के टिकट देखेंगे, ये आपको मिलता था, बीजेपी से नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, जन लोकतांत्रिक पार्टी से। उन्होंने जो टिकट दिए वो भी रंग दिखाएंगे। और वो ऐसा नहीं कि हाथी चला जाए लोकसभा में, किसको रोक देंगे वो बहुत ये बहुत अहम बात है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को तमाम जगह, जो इटावा में भी स्थिति है लोकल में, कि हाथी किसको रोक देगा, आज कोई नहीं कह रहे, सारे लोग बेचैन। अब लेकिन हाथी रोक देगा ही क्यों करे? हाथी चल निकल सकता है, चल भी सकता है, यहाँ भी चल सकता है, दूसरी जगह भी चल सकता है, जो अपना जमा लेगा। लेकिन हाथी की जो भूमिका देश का मीडिया, आज भी सतीश मिश्रा जी यहाँ रैली कर रहे थे, उन्होंने कहा देश के मीडिया को बहुजन समाज पार्टी दिखाई नहीं देती। मायावती अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि ये जो मीडिया है जो माने हमारे खिलाफ रहता है और उनका एक समाज के ऊपर आरोप है हम लोगों पर, वो नहीं दिखाता। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को मीडिया बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा, जानबूझ के नजरअंदाज कर रहा। लेकिन इस चुनाव में जो परिणाम आएंगे उससे मीडिया की भूमिका जो है वो चिंतनीय हो जाएगी। हाँ, ये एक सवाल है कि आ रहा हूँ आपके पास, ये सवाल है, थोड़ा पीछे हटिएगा आप लोग। 4 पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं हूँ इटावा में, घोड़ा चाय, पीछे घोड़ा चाय नाम का ठिया है, पीछे यहाँ स्टेशन है इटावा का। एक बात होती है, बीएसपी का जब जिक्र होता है मीडिया में, मुख्य धारा के मीडिया में तो नहीं है, कई बार लगता है क्या हम लोग भी अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइपोलर कॉन्टेस्ट दिखाने की कोशिश होती है, सपा वर्सेस बीजेपी, सपा गठबंधन वर्सेस बीजेपी। मायावती की पार्टी का वैसे जिक्र नहीं होता, लेकिन जहां मैं दलितों की बस्ती में जाता हूं, जाटवों की बस्ती में जाता हूं, वहां जाटो वोट बैंक उनका वैसे कई जगह इंटैक्ट दिखता है। मायावती को पिछले चुनाव में 22% वोट मिले थे, 19 सीटें मिली थी। अलग बात है कि उसमें से 15 या 16 विधायक छोड़कर मायावती को समाजवादी पार्टी, कुछ बीजेपी में चले गए, 3 या 4 बचे थे। अब मायावती ने नए ढंग से स्ट्रक्चरिंग की, नए उम्मीदवार तलाशे, मुस्लिम उम्मीदवारों को बहुत टिकट दिया और यहाँ तक दिया 80 या 84, शायद अब मुझे ठीक से याद नहीं है। समाजवादी पार्टी से 15-20 ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार है मायावती की पार्टी में। तो क्या मायावती कोई डार्क हॉर्स है जिसका आकलन नहीं हो पा रहा है? मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन कुछ जगह झटका दे सकता है जिसका भी आकलन नहीं हो पा रहा है। ये देखा जाएगा, इस इलाके में उसका कितना असर है ये भी देखा जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि कानून व्यवस्था में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार को घेरा जाता रहा और सही घेरा जाता रहा, क्योंकि उस वक्त हालात बड़े खराब थे। मैंने स्वयं देखा है अपने टावर। और इस बार जो अखिलेश यादव ने नया नाम दिया है, नई हवा नई सपा, तो वो दिखा भी रहे हैं कि नई सपा कैसे है। चाचा ने 100 सीट मांगी थी, 1 दी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने जीवन काल में देखी है कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जब तक पद पर रहे, सेकंड प्रभार शिवपाल सिंह यादव के पास रहा और जितने उपद्रवी तत्व रहे वो उन्हीं के आसपास रहे। अखिलेश यादव ने इस बार ये जता दिया है और दिखा दिया है लोगों को कि हमने चाचा को अपनी जगह पे सीमित किया है। परिवार जरूर है कि उनके निचले स्तर के जितने नेता जो गुंडाई करते थे, जैसे सरकार बदनाम होती थी, आज वो सब हमारी सरकार से दूर है, हमारी पार्टी से दूर है। उन्होंने ये दिखा दिया है लोगों को, भले समझ में ना आ रहा हो। मतलब आप कह रहे हैं जितना मतलब गुंडागर्दी जितनी होती थी या बैड कैरेक्टर थे, जो भी इस तरह से थे, सब सारी जिम्मेदारी शिवपाल की, मतलब वो जिम्मेदारी शिवपाल, मैं जिम्मेदारी नहीं थोप रहा हूं उन पे। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जो कार्यकर्ता ज्यादा जुड़ा रहता था वो शिवपाल सिंह यादव से जुड़ा रहता था। अखिलेश यादव ने इस बार ये बिल्कुल जता दिया है कि चाचा पार्टी में आ गए, घर में आ गए, सब कुछ है, आप अपनी सीट पर लड़िए। आपके निचले स्तर के लोग जो सरकार को बदनाम करते थे। अब बात आती है, ठीक है मान लिया, अब बात आती है जनता ऐसे मान रही है क्या? भाई अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सिर्फ 1 सीट दी, उनका दर्द दिल भी बाहर आ गया, लेकिन जनता जिस ढंग से लगातार योगी मोदी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह, और यही लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, सपा आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके भाषणों में ज़्यादातर हिस्सा इसी पर फोकस होता है, लूट खसोट, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। क्या जनता मान रही है? देखिए 5 साल में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर लगाम लगाई, जनता के बीच ये संदेश गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता ने ये माना
कि हम सुरक्षित हुए। लेकिन अब अखिलेश यादव जिस तरीके से जनता के सामने आ रहे हैं, चुनाव का दौर है, चुनाव में स्वाभाविक बात है हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी कहेंगे। वो सत्ता में है, वो कहेंगे, उनकी बात कहेंगे कि साहब लूट हो जाती थी, डकैती हो जाती थी या हो जाता था, वो कहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव इस बार साफ संदेश दे रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो वो सपा बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नई सपा होगी। और ये बात जनता के जहन में जानी चाहिए। इटावा की जनता हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की जनता हो, ये बात जानी चाहिए कि अखिलेश यादव बहुत बड़ा बदलाव करके इस बार समाजवादी पार्टी को सामने लाए हैं। आपको क्या लगता है? देखिए साहब, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने सर्जरी बहुत कर रहे हैं। उन्होंने इस बार ना तो परिवार को ज़्यादा टिकट दिए, क्योंकि आरोप लगता था कि वो परिवारवाद का समाजवादी प्राइवेट कंपनी है, तो इस बार अब परिवार के ग्रुप को भी कम टिकट दिए। दूसरा, यादवों के भी टिकट उन्होंने काटे। और तीसरा, मुसलमानों पे भी जो एक ब्रांड उनको बना दिया गया था कि यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन है माई का, तो उस पर भी उन्होंने नियंत्रण किया। परिणाम इस बार चाहे अच्छे आए चाहे ना आए, कितने पक्ष उनके पक्ष में जाए, मतदाता को विश्वास हो कि नहीं हो, सबसे बड़ी बात क्या है, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता को रिकॉग्नाइज किया जाता था। और जब कार्यकर्ता को रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो लॉ ऑर्डर खराब होगा, तो नेताओं को मजबूरी में सिफारिश करनी पड़ेगी। और यही वेदना समाज भाजपा के कार्यकर्ता में है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ तो कहते हैं मंत्री विधायक किसी की नहीं सुनवाई होती, इसलिए वो कोरोना काल में मंत्री ही तड़प रहा था ऑक्सीजन के लिए, मंत्री का परिवार। एक तो कोई इंसिडेंस है, अब जैसे सैफई मेडिकल कॉलेज में वहाँ के MS के पिताजी एक्सपायर हो गए, तो ये कोई नहीं कर सकता है। इस पे तो आरोप लगाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए कि खबर बन जाए कहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन घटना दुर्घटना कहीं भी घट सकती है। लेकिन ये है कि सुधार बहुत किया है, और जब कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। क्लोजिंग में आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर जो मैंने फिर कहा कि यादव बेल्ट के ज़िलों में 28 सीटों में से पिछली बार जो 2012 में सपा जीती थी, 2017 में 7 सीट पर रह गई, बीजेपी सबसे अधिक जीती, उसमें क्या लगता है 50-50 होने वाला है, 60-40 होने वाला है? 60-40 के रेशो रहेगा। तो ज़्यादा कौन, 60 कौन? अखिलेश की स्थिति सुधरेगी। मतलब अखिलेश को 60 मानते हैं। हाँ। ओवरऑल यादव बेल्ट में आपको क्या लगता है? थोड़ा पीछे हटिए। हाँ सर, मुझे लगता है कि इटावा की जो सदर सीट है, हाँ, उस पर ब्राह्मण और आपका जो मुस्लिम मतदाता है वो चुनाव निर्धारित कर देगा कि विधायक कौन होगा। हाँ, जो समीकरण है जिस तो ब्राह्मण किधर है? मुस्लिम के बारे में तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अब ब्राह्मण भी बट गया है सर यहाँ पे। दो नेता जो है वो दावेदारी कर रहे हैं कि हमारी तरफ है, लेकिन ब्राह्मण चुप बैठा हुआ है और बिल्कुल शांत है, वो समझ चुका है कि किधर जाना है। सर चलिए, बहरहाल इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। और इधर ये फिर से एक बार घोड़ा चाय, यहाँ एक चीज़ मैं पढ़ना, इनको बच्चे को जरा पीछे करो, एक चीज़ बताना भूल गया था। घोड़ा चाय यहाँ पर दूध, दही, गाय, भैंस, बकरी, वो सपरेटा का मिला हुआ बिक्री हेतु नहीं है। अब जरा ये सपरेटा में जरा समझ लो आखिर में। एक मिनट हटो गुप्ता, तो आप हटो बेटा जरा सा। ये गुप्ता जी, बाहर जो सपरेटा लिखा हुआ, सपरेटा का मिला हुआ नहीं, उसका क्रीम निकला हुआ। मतलब आप क्रीम? मैं असली दूध बेचता हूँ। अच्छा। लोग बाग परेशान करते हैं। हाँ। इसलिए मैंने लिख दिया मेरा दूध खराब है, पियो मती, चाय भी मत पियो। अच्छा जी। क्या लिख दिया आपने? समझ में नहीं आया मुझे। सपरेटा का मिला हुआ नहीं है टाइप का मतलब दूध नहीं बेचते, चाय बेचते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें गाय भैंस बकरी सब मिला हुआ, सैंपल पास हो जाएगा, बस ये है, फेल नहीं होगा बस। चलिए एक बार फिर से इनकी चाय की तस्वीर। और जब आप कभी इटावा आए तो इस घोड़ा चाय का आनंद ज़रूर लें। मैं तो कहीं भी जाता हूँ किसी भी शहर में, तो वहाँ की मशहूर चाय का अगर कोई ठीहा होता है तो वहाँ मैं ज़रूर जाता हूँ। आज मैं यहाँ आ गया। चलिए, यहाँ लगता है ब्रेड भी खाने को मिलता है शायद चाय के साथ। और यहाँ अंदर कुछ बैठने का इंतज़ाम है, 15-20 कुर्सियाँ लगी है, आते हैं लोग यहाँ बैठते हैं और उसके बाद घोड़ा चाय का आनंद लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और इलाके में। आपको बता दूँ 20 तारीख को तीसरे दौर का चुनाव होना है। 59 सीटों पर चुनाव है। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे उन इलाकों में मैं आपको दिख सकता हूँ। वोटिंग के दिन कहाँ रहूँगा आज मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ भी रहूँगा, जो देखूँगा आपको दिखाऊँगा। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। फिलहाल नमस्कार।